रविंद्र मजदूरी करता था, जिससे जैसे तैसे उसका घर का चूल्हा जलता था। उसकी पत्नी सीमा को कैंसर हुआ, तो रविंद्र बताए बगैर उसे छोड़कर विदेश चला गया। तो वह रविंद्र का इंतज़ार करती रही कि कब वह आएगा और घर में चूल्हा जलेगा। रविंद्र ना आया तो बच्चे भूखे सो गए। सीमा की हालत दिन पर दिन इतनी बुरी होती गई कि वह चल भी नहीं पा रही थी, और बच्चे लोगों के घरों में झांकते रहते कि कहीं से कोई रोटी मिल जाए। 5 साल बाद जब रविंद्र की नौकरी छूट गई और उसे वापस भारत आना पड़ा, उसे लगा कि अब तक तो सीमा मर चुकी होगी। जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा, उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसने घर में जो देखा उसे देखकर उसका बदन थर थर कांपने लगा। अरे तू अभी तक बिस्तर तोड़ रही है। तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे आने से पहले गरम गरम रोटी तवे पर डाल दिया कर। एक तो थका हारा दिन भर का मैं काम करके घर आता हूँ, सारा दिन का भूखा, होटल से भी कुछ लेकर नहीं खाता कि जो पैसे बचेंगे उनसे तुझे और तेरे इन बच्चों को रात का खाना खिला दूंगा। और तू है कि तुझे मेरी चिंता ही नहीं, जब देखो बिस्तर पर पड़ी सोती रहती है। ये नहीं होता कि पति घर आ रहा है, उसके लिए कुछ खाना ही बना दूं। रविंद्र मारे गुस्से के भरा हुआ उसके सर पर खड़ा था, मगर सीमा को इतना तेज बुखार था कि उसे कुछ होश ही नहीं थी। वह अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसका चेहरा बुखार की तेजी से लाल हो रहा था और होंठ कांप रहे थे। वह कुछ कहना चाह रही थी, मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। रविंद्र की आज ठेकेदार ने बहुत बेइज्जती की थी, और वह उधर से ही गुस्से के मारे तमतमाया हुआ घर में दाखिल हुआ था। एक तो इतनी गर्मी थी कि प्यास से उसकी बुरी हालत थी। वह तेज तेज कदम उठाता हुआ घर की तरफ चल रहा था। रास्ते में कोई रिक्शा भी नहीं ले सकता था कि अगर रिक्शा ले लिया तो घर में लकड़ियां कैसे जलेंगी। जब तक घर पहुंचा, प्यास से बेहाल हो चुका था। घर में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले आंगन में रखे हुए कच्चे मिट्टी के घड़े को देखा। पास ही स्टील का गिलास पड़ा था। उठाकर फौरन घड़े को उल्टा किया ताकि पानी पी सके, मगर ये क्या, घड़ा तो खाली था। ये देखकर तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। कैसी औरत है ये, इसने अभी तक घड़ा ही नहीं भरा था। वह गुस्से से बिलबिलाते हुए स्टील का गिलास उठाकर कमरे में दाखिल हुआ और ज़ोर से गिलास फर्श पर दे मारा। बच्चे जो माँ के आसपास बैठे थे सहम कर काँपने लगे, जबकि सीमा ऐसी ही बेसुध सी बिस्तर पर पड़ी थी। पति की आवाज़ सुनकर तो उसका दिल भी दहल चुका था, मगर हिम्मत ही कहाँ थी जो कुछ बोल पाती। रविंद्र उसे बताए सुनाए जा रहा था। ऐसी लापरवाह और कामचोर पत्नी जैसे शब्द मुंह से निकाल रहा था, मगर वह तो जैसे बेहोशी की हालत में सब कुछ सुनती जा रही थी। उसने आंखें बंद की हुई थी। बुखार की शिद्दत से चेहरा तप रहा था और आंखों के साइड से आंसू बह रहे थे। बच्चे खामोशी से अपनी माँ को देख रहे थे। वे बेबस थे, वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे थे तो बच्चे ही, और वैसे भी उनके घर में इतनी गरीबी थी कि एक वक्त का खाना खाते और दूसरे वक्त भूखे रहते। वह तो बस अपने पिता के आने का इंतज़ार किया करते, इस उम्मीद पर कि शायद उनके पिता कुछ ले आए और घर में चूल्हा जले। अपना गुस्सा सीमा पर निकाल कर रविंद्र कमरे से बाहर आया। सीमा अभी तक बिस्तर से नहीं उठ पाई थी, और यह बात रविंद्र को और ज़्यादा भड़का रही थी। वह वहीं आंगन में खड़ा अपने सिर पर ठंडा पानी डालते हुए चिल्लाया। वह गाली देते हुए कहने लगा कि अगर अगले 1 मिनट में उठकर तूने मुझे खाना न दिया तो देखना मैं तेरा क्या अंजाम करता हूँ। रविंद्र की बड़ी बेटी ईशा, जिसकी उम्र अभी 12 साल की ही थी, पिता की ये बात सुनकर वह कांप गई कि अब न जाने उसके पिता माँ के साथ और हमारे साथ भी क्या अंजाम करेंगे। पहली बात तो बच्चों में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वे अपने पिता को किसी बात का जवाब दे सकते। एक माँ ही उनका आसरा थी। जब भी उनके पिता उनकी माँ से लड़ता तो वे डर के मारे अपनी माँ के पीछे छुप जाया करते, आंखों से आंसू बहाते रहते और खामोश खामोश अपने पिता की तरफ देखते रहते। फिर जब तक बाप सो न जाता वे उस जगह से हिलते भी नहीं थे। पहली बार उसकी बड़ी बेटी भागकर बाप के पास आई और कहने लगी, क्या मैं रोटी बनाकर दे देती हूँ, उन्हें बहुत तेज़ बुखार है, सुबह से वे यूं ही पड़ी हैं, उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं और ना ही पानी पिया है। आप माँ पे गुस्सा ना हो, उनके लिए दवा ले आएं। ये सुनकर रविंद्र अपनी बेटी को घूरने लगा और कहने लगा, बड़ी ज़बान चल गई है तेरी, कोई बीमारी नहीं है इसको, मौसमी बुखार है बस, और इसको भी इसने सर पर सवार कर रखा है। एक छोटा सा घर है, ये भी इससे नहीं संभलता। आखिर सारा दिन घर में करती क्या है? कच्चा आंगन है जहाँ इसने कभी झाड़ू तक नहीं लगाई, सारा दिन घर में बैठी रहती है। एक खाना वक्त पर बनाकर देना होता है, इस पर भी इसके नखरे होते हैं।
रविंद्र बोले ही जा रहा था जबकि उसकी बेटी किचन में गई। देखा तो सिर्फ उतना ही आटा बचा था कि 2 रोटियां बना पाती। आज तक उसने रोटी नहीं बनाई थी, मगर अब बनाना ज़रूरी था, वरना पिताजी तो न जाने क्या फसाद खड़ा कर देते। जैसे तैसे करके उस बच्ची ने आटा गूंदा और रोटियां बनानी शुरू की। आखिर बच्ची ही तो थी, काम करना रसोई का आता नहीं था। तभी उसे याद आया कि अभी तक तो उसने आग ही नहीं जलाई है। वहीं उसका पिता गुस्से से चिल्ला रहा था कि मनहूस, तू भी अपनी माँ की ही तरह काम करती है। अभी तक तुझसे एक रोटी नहीं बनाई गई। मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ। तुम लोगों के लिए सारा दिन बाहर मेहनत करता रहता हूँ और तुम लोग हो मुझे वक्त पर खाना तक नहीं दे सकते। बच्चों की आंखों से आंसू निकल आए थे। उसने बेली हुई रोटी को दोबारा प्लेट में रखा और लकड़ियों से आग जलाने लगी। मिट्टी का तेल भी खत्म हो चुका था, आग जल नहीं रही थी। उल्टा सारे घर में धुआं ही धुआं हो गया। पूरा घर धुएं से भर गया तो रविंद्र की आंखों से भी धुएं की कड़वाहट से पानी आ चुका था। वह गुस्से से पागल हुए शेर की तरह किचन में दाखिल हुआ और अंधेरे में ही अपने पैर की ठोकर से अपनी बच्ची को लात मारी तो वे बेचारी इस अंधेरे में उस जलते बुझते चूल्हे पर ही जा गिरी। उसकी कमर और हाथ जल चुका था, मगर वे इसके बावजूद फौरन खुद को सहलाती हुई उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। रविंद्र लकड़ियों को जलाकर उस पर रोटी बनाने लगा और अपनी बेटी को गालियां देते हुए कहने लगा कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, एक काम नहीं कर सकती, बस फरमाइशें करवा लो तुम लोगों से। उसकी बेटी रोती हुई वापस अपनी माँ के पास चली गई और दबी दबी सिसकियों से रोने लगी। उससे छोटे 3-4 बहन भाई उसके पास बैठे रो रहे थे। उससे छोटी 8 साल की उसकी बहन दिशा ने जब उसके कंधे और कमर से जले हुए कपड़े देखे, वह बहुत परेशान हो गई। जैसे ही रविंद्र किचन से रोटी बनाकर बाहर आया और खुद ही मज़े से बैठकर खाने लगा, तो वह किचन में गई और घी लाकर अपनी बड़ी बहन के ज़ख्मों पर लगाने लगी। उसकी माँ ने धीमी आवाज़ में पानी मांगा। बच्चों ने माँ को पानी पिलाया तो इससे सीमा को थोड़ी सी ताकत महसूस हुई और उसने अपनी आंखें खोली। रविंद्र रोटी खाकर चरपाई पर लेट गया। उसके पास ही आधी रोटी पड़ी थी। हालांकि बच्चे बहुत भूखे थे, फिर भी उन्होंने वह बची पड़ी आधी रोटी अपनी माँ को खिला दी। उसे खाकर सीमा को थोड़ी ताकत का एहसास हुआ और वह उठकर बैठ गई। अब बुखार भी कुछ पहले से कम हुआ था, तो उसने अपनी बेटी ईशा को देखा। उसका शरीर झुलसा हुआ था। उसने बच्चों से पूछा तो कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था बच्चों ने वह सब माँ को बताया। सीमा को तो गुस्सा आ चुका था। वह कहने लगी कि बाप है या हैवान, कोई जानवर भी अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। मुझ पर न सही, कम से कम अपने बच्चों पर तो रहम कर लिया करो। सीमा का बोलना सुनकर रविंद्र कमरे में चला आया और एक बार फिर उस पर चिल्लाने लगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी और बच्चे एक तरफ बैठे रो रहे थे। रविंद्र कहने लगा कि जब तुझे खाना बनाकर देने का वक्त था तब तो तू अधमरी पड़ी थी, और अब जब मैं खुद ही बनाकर खा चुका हूँ तब तेरे अंदर जान आ गई। सीमा रोने लगी थी, कहने लगी कि तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। न जाने मुझे क्या होता जा रहा है। मेरी तबीयत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। ना मेरी आंखें खुलती हैं और ना ही मुझसे कोई काम होता है। तुम मेरा इलाज करवाओगे तो ही मैं तुम्हारे काम कर पाऊँगी। रविंद्र खामोशी से वहाँ से निकल चुका था। उसे सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब था। पत्नी और बच्चों से तो उसे कोई मतलब ही नहीं था। बच्चे पैदा करके तो जैसे उसने सीमा पर कोई एहसान ही किया था, जो एक वक्त का खाना लाकर दे देता, जिस पर 100-100 बातें सुनाया करता था और बच्चे रोते सिसकते हुए वह खाना खा लिया करते थे। सीमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। यह देखकर रविंद्र को भी लगा कि उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कहीं इसे कुछ हो गया तो इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। एक दिन उसने कहा कि चलो डॉक्टर के दिखा देता हूँ, ताकि पता तो चले कि आखिर तुम्हें कोई बीमारी है या तुम सिर्फ ड्रामेबाजी करती हो। सीमा का दिल कट के रह गया, मगर खैर कर भी क्या सकती थी। वह पति के साथ डॉक्टर के चली गई। डॉक्टर ने जो हालत सीमा की देखी और फिर कुछ सवालात करने के बाद जब कुछ टेस्ट लिखवाए तो उनके पैसे बहुत ज़्यादा थे। रविंद्र ने तो हाथ उठा दिए थे। कहने लगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं तुम्हारे ऊपर लगाता फिरूं। हाथ में जो सोने की अंगूठी पहन रखी है वही उतार कर दे दो, बेचकर तुम्हारा टेस्ट करवा दूंगा। वह अंगूठी सीमा की माँ की निशानी थी, मगर अब क्या हो सकता था। वे अस्पताल में मौजूद थे, इसलिए उसने वह अंगूठी उतारकर अपने पति को दे दी, जिसे बेचकर उसने सीमा के टेस्ट करवाए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सीमा घर पर ही मौजूद थी।
रविंद्र खुद ही मजदूरी करने के बाद डॉक्टर से रिपोर्ट लेने गया था, तो डॉक्टर ने जो बात उसे बताई वह सुनकर वह एक पल को सन्न रह गया था। डॉक्टर कहने लगा कि सीमा को कैंसर है, आपको जल्द से जल्द उसका इलाज करवाना शुरू करना होगा, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है और फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद डॉक्टर ने उसे दवाइयों की पर्ची दी थी। वह सारी दवाइयाँ कुल मिलाकर 10 से 15,000 रुपये के बीच की थीं, इसलिए डॉक्टर से दवाइयों का पर्चा ले लिया और अस्पताल से बाहर निकल आया। एक पल तो उसको वह परेशान हुआ था, भले ही वह ज़रा गुस्से का तेज़ था और सीमा को बातें सुनाया करता था, मगर जो भी था वह उसकी पत्नी थी। ज़िंदगी के 12 सीमा के साथ गुजारे थे। शक्ल सूरत की भी बड़ी ही अच्छी थी, मगर जब से बीमारी उसे लगी थी उसका रंग सांवला सा होता चला जा रहा था। वह काफ़ी कमज़ोर और हर वक्त बुझी बुझी सी रहने लगी थी। पहले जैसी चमक उसके चेहरे पर नहीं रही थी, और वैसे भी जिस गरीबी की चक्की में वह पिस रही थी, ऐसी हालत में भला किसे प्यार मोहब्बत याद रहता है। बहरहाल डॉक्टर ने जो इलाज का बिल उसे बना कर दिया था, वह तो अगर अपने घर को बेच देता, अपनी सारी जमा पूंजी तक लगा देता, फिर भी कैंसर का इलाज नहीं करवा सकता था। दवाइयों के खर्च अलग थे। यह सोच सोचकर रविंद्र एक नतीजे पर पहुंचा। उसने रिपोर्ट को रास्ते में फाड़कर कचरे में फेंक दिया और घर चला आया। ऐसा करते हुए एक बार भी उसका दिल नहीं दुखा। घर आया तो सीमा उसी के इंतज़ार में बैठी थी। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक थी, तो उसने उसके आने से पहले ही खाना तैयार कर दिया था। रविंद्र घर आया तो उसने कहा कि सामान ख़त्म हो चुका है, तुम कल राशन ले आना। घर में आटा भी नहीं बचा, जो था उसे बना दिया। रविंद्र खामोशी से उसकी हर एक बात सुनता रहा। जब रविंद्र कुछ ना बोला तो सीमा खुद ही कहने लगी, आज तो मेरी रिपोर्ट आनी थी, क्या आया उन रिपोर्ट्स में, या तुम अस्पताल गए ही नहीं? यह सुनकर रविंद्र ने एक गहरी निगाह डालकर सीमा को देखा और कहने लगा, तुम मुझे सुकून से खाना खाने दोगी या नहीं? घर आते ही इंक्वायरी शुरू कर देती है। क्या नज़र नहीं आ रहा मैं खाना खा रहा हूँ? सीमा की ज़बान पर तो वहीं ताला लग चुका था। वह खामोशी से उसके पास बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे, इसी इंतज़ार में थे कि पिताजी खाना खा चुके और जो खाना बचे तो वह फिर माँ के साथ मिल बांट कर खा लें। मगर तभी खाना ख़त्म करने के बाद रविंद्र कहने लगा कि डॉक्टर ने कहा कि तुझे मलेरिया हो गया है। ये छोटी सी शीशी तुझे पीने को दी है। कह रहा था कि एक ही सांस में बगैर पानी के पी जा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। सीमा ने भी सुख का सांस लिया था कि शुक्र है कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। रविंद्र ने अपनी जेब से मलेरिया की दवाई निकाली और सीमा को दे दी और कहा कि ये पी लेना तो ठीक हो जाएगी। सीमा ने भी खामोशी से सर हिलाया और दवा ले ली। कई दिन से रविंद्र अपने एक दोस्त के साथ मिलकर दूसरे देश जाने के चक्कर में था। किसी ने उसे बताया कि एक कंपनी कुछ मज़दूरों को सऊदीया भेज रही है, वहाँ पर बहुत काम है और उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उसने अभी तक सीमा को कुछ नहीं बताया था, यही सोचा था कि सब कुछ पूरा हो जाएगा तभी पत्नी को बताएगा। मगर अब जब उसने सीमा की इस बीमारी के बारे में सुना तो उसने बताने का फ़ैसला छोड़ दिया। उसके पास जो भी जमा पूंजी थी वह सब उसने अपने दोस्त के यहाँ रखवा दी थी, और जो भी कमा रहा था उसमें से ज़्यादातर रकम अपने दोस्त के पास ही रखवा रहा था, ताकि सऊदीया जाने के लिए कुछ पैसे पास रह सकें। उसका टिकट और वीज़ा दोनों ही फ्री थे। एक शाम जब वह परेशान हाल था अपने दोस्त के यहाँ गया तो वहीं से ये खुशखबरी मिली कि उनकी नौकरी सऊदीया में लग चुकी है और अब कुछ दिनों के बाद ही सऊदीया जाना है। यह सुनकर रविंद्र की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। घर में राशन ख़त्म था। उसने सीमा को थोड़ा बहुत ही राशन लाकर दिया था। कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसी पर गुजारा करो। मजबूरन सीमा भी चुप हो गई। वह खुद भूखी रह लेती और अपने बच्चों को आधी आधी रोटी करके खाने को दे देती। एक दिन सुबह सुबह रविंद्र उठा तो बड़ा ही खुश था। नए कपड़े पहने तैयार हुआ। सीमा उसे हैरत से देख रही थी। कहने लगी, क्या बात है रविंद्र, आज तो बड़े तैयार हो रहे हो। ऐसे तो तुम कभी होली दिवाली पर भी तैयार नहीं होते। यह सुनकर रविंद्र फ़ौरन एक अजीब सी नज़र सीमा पर डालकर कहने लगा, आज ठेकेदार ने हमें दावत पर बुलाया है, इसलिए हम पहले दावत करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। सीमा खुश हो गई। फिर कहने लगी कि मेरे और बच्चों की तरफ भी ध्यान कर लेना। घर में राशन बिल्कुल ख़त्म है। आज रात आप राशन लाओगे तो ही हम पेट भरकर खा सकेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आज रात भूखे सो जाएं। यह सुनकर रविंद्र कहने लगा कि फ़िक्र ना कर, मैं आज राशन ले आऊँगा। यह सुनकर सीमा को तसल्ली हो गई, मगर न जाने क्यों उसे दाल में कुछ काला सा लग रहा था। बहरहाल
रविंद्र ने एक नज़र सीमा पर डाली और फिर बच्चों को देखा और घर से बाहर निकल चुका था। सीमा तो यही समझ रही थी कि पति मजदूरी पर जा रहा है। सीमा का यही अंदाज़ा था कि पति शाम को राशन ले आएगा, मगर उसे कहाँ खबर थी कि उसका पति तो हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर सऊदीया जा चुका है। रविंद्र अपने दोस्तों के साथ विदेश जा चुका था, मगर इधर रात हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा फैल रहा था। रविंद्र अभी तक घर नहीं आया था। बच्चों ने दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख से उनकी बुरी हालत थी। बार बार माँ से सवाल करते कि पिताजी कहाँ रह गए। पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगई। रात होने से पहले घर आ जाया करते थे। सीमा भी परेशान थी। तबीयत उसकी भी बड़ी ख़राब हो रही थी। बार बार खांसते हुए वह गली से बाहर जाकर देखती। उसी के साथ काम करने वाले सभी मज़दूर जो इसी गांव में रहते थे वह तो वापस आ चुके थे, मगर आज न जाने रविंद्र कहाँ रह गया था। उसकी तो कोई खबर ही नहीं थी। मजबूरन रात को बच्चों को भूखा ही सोना पड़ा। बच्चे तो भूखे सो गए, जबकि सीमा के दिमाग में कई अंदेशे आ रहे थे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रविंद्र घर न आया हो। पहले तो उसे बेचैनी हुई कि कहीं रविंद्र को कोई नुकसान न पहुंचा हो, मगर जब उसने पड़ोस में रहने वाले एक मज़दूर से पूछा तो उसने बताया कि वह तो कल भी काम पर नहीं आया था, बल्कि कल ही ठेकेदार से बात करके काम छोड़कर जा चुका है। कह रहा था कि मुझे एक और जगह अच्छा काम मिल गया है। हम सबसे भी बड़े नखरे से बात करता हुआ चला गया। यह सुनकर तो सीमा के हाथ पांव फूल गए कि आखिर उसका पति कहाँ जा सकता है, वह भी बगैर बताए। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उसने पड़ोस से बच्चों के लिए कुछ खाना मांगा तो पड़ोस की औरत ने उसे खाने के लिए कुछ दे दिया। उसने थोड़ा बहुत खुद खाया और बच्चों को खिलाया, मगर उसे बेचैनी हो रही थी कि आखिर रविंद्र कहाँ जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र विदेश में अच्छी नौकरी पर लग चुका था। कर तो वहाँ भी मजदूरी ही रहा था, मगर वहाँ पर उसे मेहनत कम और पैसे ज़्यादा मिल रहे थे। वह खुश था। उसके पास अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, जबकि यहाँ उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बच्चों की भूख से ये हालत हो गई कि उसके पड़ोस के जिस घर से भी खाने की खुशबू आती तो उस घर में झांकने लगते कि शायद किसी को उनकी शक्ल पर तरस आ जाए, और तरस खाकर ही वह कुछ खाने को इन बच्चों को दे दें। कुछ तो इन बच्चों के मैले और फटे कपड़े देखकर तरस खा जाते और इनको खाने के लिए कुछ दे दे, वरना इन्हें भूखा ही सोना पड़ता। कहीं से उड़ती हुई खबर सीमा को मिल गई कि उसका पति दूसरे मुल्क जा चुका है और वहाँ पर अच्छी नौकरी कर रहा है। पत्नी बच्चों से तो उसने हर संबंध तोड़ लिया था और कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर उस रात सीमा बहुत रोई थी कि उसके पति ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसे कैंसर था, इस बात का भी सीमा को पता चल चुका था। वह रोते रोते सोचने लगी कि वह अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी, कैसे उनकी जिम्मेदारी उठा सकेगी। उसे अपने पति से बहुत नफरत महसूस हो रही थी। समय गुजरता गया और 5 साल पूरे हो गए। वहीं रविंद्र, जो पैसे की रंगीनियां देखकर बिल्कुल ही भूल चुका था कि उसकी एक पत्नी और बच्चे भी हैं। 5 साल पूरे हुए तो बॉस ने पुराने वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया, जिसमें रविंद्र भी शामिल था। उसके दिमाग में सीमा का चेहरा उभरा। सोचने लगा, अब तक तो सीमा मर चुकी होगी और न जाने उसके बच्चे कहाँ गलियों में भटक रहे होंगे, जिंदा भी हैं या नहीं। बहरहाल उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह 5 साल बाद भारत लौटा तो सीधा अपने घर चला आया। जैसे ही घर के दरवाजे में कदम रखा, उसने जो दृश्य देखा, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। क्या ये उसका घर था? उसका घर तो कच्चे आंगन वाला था, खुली सी जगह थी और सिर्फ एक ही कमरा बना था, वह भी मिट्टी और ईंटों का। उसकी तो इतनी हैसियत ही नहीं थी कि कमरे को प्लास्टर भी करा सके, मगर यहाँ तो फर्श पर मार्बल लगे हुए थे। सामने बड़ा ही खूबसूरत फूल पौधों से सजा आंगन था। फिर खूबसूरत सैलून, जहाँ पर एक तरफ बहुत सारी सिलाई मशीनें पड़ी थी। हर मशीन के आगे कुर्सी पड़ी थी और वहाँ पर गांव की 20-25 बच्चियाँ बैठी हुई सिलाई सीख रही थी। सामने कुर्सी पर सीमा बैठी सबको बता रही थी, जबकि वहीं आंगन में एक तरफ कालीन पर कुछ लड़कियां बैठी सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थी। सीमा जो उन बच्चियों में ही मगन थी, दरवाजे पर खड़े अपने पति को देखा तो पलकें झपकना ही भूल गई। रविंद्र चलता हुआ सीमा के पास आया और कहने लगा कि सीमा, तुम जिंदा हो, तुम मरी नहीं। तुम्हें तो कैंसर था ना? मैंने तो सोचा था कि तुम मर चुकी होंगी। अगले ही पल झन्नाटेदार थप्पड़ रविंद्र के चेहरे पर लग चुका था। गांव की सारी लड़कियां उसकी तरफ देखने लगी थी। सीमा कहने लगी, क्यों आए हो तुम? वापस दफ़ा हो जाओ इस घर से। यहाँ पर कदम मत रखना दोबारा, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमसे।
रविंद्र तो बौखला चुका था। क्या ये वही सीमा थी जिसे वह बीमारी की हालत में छोड़कर गया था? पत्नी का ये रूप और गुस्सा देखकर तो वह घबरा ही गया था। वह पत्नी से माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि मेरी बात तो सुनो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ लाया हूँ। मैं तो तुम लोगों के लिए बाहर गया था। मगर सीमा ने हाथ उठाकर चुप करवा दिया। कहने लगी, मेरा और मेरे बच्चों का तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं। तुम जिस हालत में हमें छोड़कर गए थे वही असल सबूत है कि तुम्हें हमारी कितनी चिंता थी। उनके घर से शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो चुके थे। जब रविंद्र को वहाँ देखा तो हर कोई लानत करने लगा और धक्के देकर उसे गांव से बाहर निकालने लगा। वह लोग कहने लगे, खबरदार, जो तुमने सीमा को दोबारा डराने या धमकाने की कोशिश की या घर में दाखिल होने की भी कोशिश की। रविंद्र तो सर पकड़कर बैठ चुका था। अब गांव वालों से पता चला कि उसके जाने के बाद सीमा ने अपने बच्चों की खातिर लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थे। वह इतनी अच्छी सिलाई करती थी कि गांव की लड़कियां उसके पास कपड़े सिलाई कढ़ाई सीखने आने लगीं। एक सिलाई सेंटर की मैडम भी उसके पास आई और उसे अपने सेंटर में सिलाई कढ़ाई सीखने वाली टीचर के तौर पर रख लिया। वह हफ्ते के 6 दिन वहाँ पर सिखाती और फिर संडे वाले दिन गांव की बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाया करती। उसके बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। रही बात उसके कैंसर की, तो वह खुद ब खुद ही उसके जिस्म से ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जिस कदर भूख और परेशानियों से इसने ज़िंदगी काटी थी, उसके शरीर में मौजूद कैंसर के सारे लक्षण ख़त्म हो चुके थे। रविंद्र अब पछता रहा था। सऊदीया जाने का भी सवाल पैदा नहीं होता था, क्योंकि उसकी नौकरी छूट चुकी थी। वह अक्सर काम में हेरा फेरी कर दिया करता था, जिसके बारे में वहाँ के बॉस को पता चल गया था, और यूं वह पत्नी, बच्चों से भी और विदेश की नौकरी से भी हाथ धो बैठा था। तो इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।